हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के डायरेक्ट आने वाला है क्वेश्चन एग्ज़ाम में। और पिछला बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सीधे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक और बात बतलाते हैं कि पिछला बार टोटल क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सॉलिड क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन आया था, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बतलाइए जल्दी से, क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। और आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट हो गया है आप लोगों को। अब कंटिन्यू क्लास चलेगा आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक क्लास चलते रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, बतलाइए क्या हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए, तीनों ऑप्शन जो है वो सेम ही है, बस अंतर इसमें है, एक में मीटर पर सेकंड है, एक में सेंटीमीटर पर सेकंड और एक किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि इसका आपको मात्रक याद रखना होगा, इसका मात्रक याद रखना होगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे या फिर आगे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और जो पिछला बार नोट्स ले लिए हैं उनको साइंस का नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है। बतलाइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम क्लास में आपको सारा कन्फ्यूजन और सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है आज से ही। चलिए इसका बतलाइए, समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो आभासी होता है, आभासी को बोलते हैं काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। अगर यहाँ पे समतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण होता तो क्या होता, उत्तल दर्पण होता तो क्या होता, और अवतल दर्पण होता तब क्या होता है। बतलाइए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं और एक का आंसर हमको मालूम हो गया, बाकी आगे निकलते हैं। इसके साथ मान लीजिए कि उत्तल होता है यहाँ पे तो क्या होता, अवतल होता तो क्या होता। बतलाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बतलाते हैं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, यहाँ पे याद रखना है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, सीधा भी होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सभी तरह के होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है, वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर समतल दर्पण बोला है तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक होता है, या फिर इसको आभासी बोलते हैं, आभासी हो जाएगा। अगर इसके जगह पर उत्तल दर्पण भी होता, समतल या फिर उत्तल दर्पण भी होता, तो आपका आभासी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी का। और एक यहाँ पे बहुत ही मेन कंसेप्ट आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगर ये वास्तविक है तो वास्तविक के साथ आपका यहाँ पे उल्टा होता है, वास्तविक है तो वास्तविक के साथ उल्टा होता है। और आभासी है या काल्पनिक है, काल्पनिक के साथ यहाँ पे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों का, एक बार जल्दी से बतला दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है तो जल्दी से बतला दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। बतलाइए। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बतलाइए। और पिछला बार तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि फिजिक्स में
30 क्वेश्चन में से डायरेक्ट यहाँ से 27 क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री में भी 27 क्वेश्चन और बायोलॉजी में भी। बायोलॉजी में तो क्या मतलब इसमें आउट ऑफ सिलेबस आ गया था क्वेश्चन, लेकिन आया था नोट से ही आया था, सॉलिड क्वेश्चन नोट से आया था। और इसका हम एक बार रिव्यू करके वीडियो भी बनाया था, उसको आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि कितना क्वेश्चन नोट्स से आया था। और अगर आप लोगों को नोट्स को ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग नोट्स को देख सकते हैं, वहां से ख़रीद सकते हैं। नोट्स आपको बहुत ही कम दाम पर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ रखा गया है। 69 रुपीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। और यहाँ से टोटल 90 क्वेश्चन आता है, 90 के 90 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाला है इसी नोट्स से, पिछला बार जैसा कि आया था। सिर्फ 69 रुपीज़ में आपको 90 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है, वो मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वक्रता त्रिज्या r बराबर है 40 सेंटीमीटर, r बराबर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फोकस दूरी f बराबर आप लोगों को मालूम होगा, इसका फार्मूला r/2 होता है। f बराबर r/2 होता है। r दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बतलाइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूना। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। बतलाइए क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए है CaOH2, जो कि इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। CaOH2 को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा चूना इसको बोलते हैं। CaCO3 जो कि संगमरमर, इसी को बोलते हैं। CaCO3 को संगमरमर बोलते हैं। और CaO है, CaO जो है इसको बोलते हैं चूना, CaO को बोलते हैं चूना। और Ca जो है वो कैल्शियम है। यहाँ तक क्लियर है। आपको 4 विकल्प दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। एक बार रिवीजन करते हैं। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या फिर संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर इसको बोलते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं चूना। अगर CaO की जगह आपको कैल्शियम ऑक्साइड दे दे तो उसको चूना बोलते हैं। और Ca को कैल्शियम और CaOH2 को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक भी डाउट रहने ही नहीं देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। यहाँ तक बतलाइए, किसी को भी एक भी डाउट है तो आप लोग जल्दी से बतलाइए। एक भी डाउट अगर किसी को है तो आप लोग बतलाइए यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छा, किसी को डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बतलाइए क्या है। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। बतलाइए क्या होता है। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन A और B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इससे पहले कि ये जानना होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो वैसा परिवर्तन जिसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने के बाद उसको पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में जो होता है जिसको एक बार चेंज कर दिए दूसरे रूप में तो वह फिर से नहीं आ सकता है उसी रूप में, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि भोजन का पचना, भोजन का पचना जो होता है, भोजन का पाचन, यह रासायनिक अभिक्रिया है। उसे यह रासायनिक अभिक्रिया है, अस्थायी परिवर्तन है, हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है, फिर से पुनः उसी रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है अस्थायी और अस्थायी में, तो यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। आप लोग बतला सकते हैं, अगर हम तेज़ बतला रहे हों, आप लोगों को स्पीड में पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग बोल सकते हैं, हम अपना स्पीड को स्लो कर देंगे। आप लोग बतला सकते होंगे अगर हम स्पीड में ज़्यादा होंगे तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है। देखिए बतलाइए क्या हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल,
टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल यहाँ पर होता है इमली में? जल्दी से बतलाइए। हम लोग ऑप्शन पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। और मेथेनोइक अम्ल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा बुक में तो सारा क्वेश्चन दिया है और एनसीईआरटी से ही आता है क्वेश्चन जितने भी आता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मिक अम्ल होता है, एक चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में, नेटल के डंक में होता है, नेटल के डंक में। एक क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको भी देख लीजिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। ऐसे ही नहीं बतला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछता है टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन होता है? टार्ट्रिक अम्ल। इमली इसका हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे का परमाणु संख्या बतलाइए। तो इसका जो होता है वो 26 होता है लोहे का परमाणु संख्या। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। 23 जो है वो वैनेडियम का होता है, वैनेडियम का। 25 जो है वो मैग्नीज का होता है। और 24 है वो क्रोमियम का होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं बतलाइए। पीतल, कांसा, सोल्डर या फिर स्टील। इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पे बतलाने वाले हैं क्या कौन किस तरह से बनता है। सबसे पहले दिया है क्या? तांबा यानी कि कॉपर। तांबा यानी कि कॉपर और प्लस यहाँ पे क्या? जस्ता यानी कि जिंक, Zn। इसको क्या कहते हैं? इसके बाद एक आता है कॉपर प्लस टीन होता है, कॉपर प्लस टीन होता है दूसरा क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है जो कि Pb यानी कि सीसा प्लस Sn टीन। इसको क्या कहते हैं? ये 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये 3 ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही 3 क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो देखिए हम लोग इन तीनों को देखने वाले हैं। यहाँ पे बोला है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को बोलते हैं पीतल। कॉपर और जिंक को बोलते हैं पीतल, जो कि आपका क्वेश्चन में भी देखिए दिया है तांबा और जस्ता, इसको पीतल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद दिया है कॉपर और टिन, इसको बोलते हैं कांसा। इसको बोलते हैं कांसा। आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इसीलिए हम बतला रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद दिया है पीबी और एसएन, इसको क्या बोलते हैं? तो सोल्डर बोलते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतलाइए जल्दी से। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? जल्दी से कमेंट में बतलाइए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जठर रस का पीएच मान होता है लगभग। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है बतलाइए। 1.2, 7, 14 या फिर 10? बतलाइए जल्दी से सभी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर नोट्स किसी को भी लेना है तो सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट का। और अभी मैथ का फुल नोट्स नहीं है, मैथ का अभी सिर्फ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो 11 रुपये में आपको मैथ का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, जिसमें फार्मूला दिया गया है और कुछ क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व कराया गया है। फार्मूला और क्वेश्चन सोल्व कराया गया है। सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज़ में आप ले सकते हैं मैथ का।
जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2 होता है। 1.2 इसका हो जाएगा राइट आंसर, 1.2। जो 7 है यहाँ पे 7 होता है जल का पीएच मान। 7 जो होता है वो जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे 14 है, 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी भी आप लोग देखते चलिए 10 किसका होता है, 14 किसका होता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो 14 है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। और जो 10 है यह 10 हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, जिसको आप लोग जानते होंगे इनो, ENO, इनो जो आप लोग पीते हैं इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं, क्षार का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे हल्का सा बतलाते हैं, देखिए 7 होता है उदासीन, 7 पीएच मान जिसका होता है उदासीन, और 7 से जो कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षार होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों का? जल्दी से एक बार बतलाइए, सभी का क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे देखिए CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखते चलिएगा। C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे है C12H22O11, C12H22O11, इसको बोलते हैं चीनी, इसी को बोलते हैं चीनी। और इसके बाद यहाँ पे है CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं बतलाइए? तो इसको बोलते हैं इथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है बतलाइए जल्दी से। अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया, बतलाइए यहाँ पे किस तरह की अभिक्रिया है। संक्षारण अभिक्रिया यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ कर वह संक्षारित कर देता है, किसी भी वस्तु जो होता है उसको संक्षारित कर देता है, खराब कर देता है, उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की हानि होता है, H2 का ह्रास होता है, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, बतलाइए यहाँ पे मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, Mg हो जाएगा इसका मैग्नीशियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हाइड्रा है वो मुकुलन से होते हैं, मुकुलन से। और इसके साथ साथ मुकुलन से जो होता है वो ईस्ट में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, इसके साथ हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। अगर यहाँ पे द्विखंडन बोला है तो द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, अमीबा में होता है, कालाजार के रोगाणु में होता है, लेशमानिया में होता है, सभी में द्विखंडन होता है। और लैंगिक प्रजनन यहाँ पे हो जाएगा मानव, मानव हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो हम वहाँ पे आपको बतलाए थे कि फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, आप लोग याद कीजिए, वहाँ पे बतलाए थे कि मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में, नेटल के डंक में होता है। वहाँ पे उसी क्वेश्चन में हम आपको बतलाए थे कि फॉर्मिक अम्ल को, मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है, और एक होता है एक लिंगी जंतु, एक लिंगी जंतु। तो उभयलिंगी जंतु में केचुआ हो जाएगा, और एक लिंगी में मछली, शेर, बकरी, ये सभी एक लिंगी जंतु में हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, यह क्या करता है। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा जो है इसके ऊंचाई में वृद्धि करता है, ऊंचाई में, लंबाई में वृद्धि करने में सहायता करता है। इसके साथ और हार्मोन है जो कि यहाँ पे आप अगर NCERT में या फिर आप लोग नोट्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी दिया है कि
एक जिबरेलिन हार्मोन है। जिबरेलिन हार्मोन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिबरेलिन हार्मोन जो कि तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तने की लंबाई में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि तने की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तो जिबरेलिन हार्मोन हो जाएगा, जिबरेलिन हार्मोन। और अगर पूछेगा कि पौधे के ऊंचाई में वृद्धि कौन करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। और अगर कोशिका विभाजन कौन करता है, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा। कोशिका के वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतलाइए यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। लेकिन यहाँ पे पूछ देगा कि दूसरा नंबर पे कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? दूसरा नंबर पे है अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा राइट आंसर। सेकेंड नंबर पे है अग्नाशय। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? तो बतलाइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में होते हैं, एक होते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, और एक होते हैं स्त्री केसर, एक होते हैं स्त्री केसर। तो बतलाइए क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पुंकेसर। नर जनन अंग को बोलते हैं पुंकेसर और स्त्री जनन अंग को बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडप ये सभी आते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है यहाँ पर बतलाइए? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा तरबूज हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया है पपीता। और द्विलिंगी जो पुष्प का उदाहरण है, द्विलिंगी, द्विलिंगी में आ जाएगा वो आपका यहाँ पे सरसों हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा और गुड़हल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतलाइए यहाँ तक क्लियर है? इसका जो राइट आंसर है वो पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पपीता हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बतलाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का इसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट को अगर साइंस का हैंड रिटन नोट्स खरीदना है, साइंस का हैंड रिटन नोट्स खरीदना है तो आप लोग खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में। और मैथ का शॉर्ट नोट्स खरीदना है तो आप 11 रुपये में खरीद सकते हैं, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बतलाइए इसका क्या हो जाएगा जल्दी से? देखिए ए मीटर जो है वो धारा को मापता है, ए मीटर धारा को मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। आपको जितने भी ऑप्शन दिया है सभी ऑप्शन को हम क्लियर बतला रहे हैं। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की उपस्थिति को मापता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। धारा की उपस्थिति, क्वेश्चन आया हुआ था कि धारा की उपस्थिति को मापता है कौन? धारा की उपस्थिति को कौन मापता है? तो ए मीटर है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे जितने भी आए हुए क्वेश्चन है आपको नोट्स में क्लियर मेंशन किया हुआ होगा कि 2022 में यह क्वेश्चन आया है, 2023 में, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर जान चुके होंगे कि विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो यही था आज के क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा, इसलिए अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा।